ओके। फिर से स्वागत है। तो थोड़ा सा पहले सिर्फ सिलेबस देख लेते हैं हम लोग, है ना? उसके बाद अच्छा, पहले बता दीजिए, वॉइस आ रही है ना अभी? यस सर। ठीक। तो आप लोग अपना माइक जो है ऑफ रखिएगा, माइक ऑफ रखिएगा सभी। हम्म। ठीक है। जब कभी अगर कुछ पूछना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तब उस समय आप माइक ऑन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ऑफ रखना तो अच्छा रहेगा। ओके, चलिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसको। ये स्टोर है या ओटीएस, है ना? तो अब जो आपका है, जानते ही हैं कि टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से 75 क्वेश्चन जो आपका पार्ट 1 और पार्ट टू एक्चुअली जीके है, 25 क्वेश्चन। ठीक है। तो 75 आपका ओटीएस जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिसमें दो पार्ट हैं, एक ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेकेंड पार्ट है आपका जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है। ठीक है। ऑफिस प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका मेन पार्ट है जो 75 मार्क्स का है ना? और निगेटिव मार्क है, सबसे अच्छी बात है कि निगेटिव मार्क है ना? निगेटिव मार्क, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन रहना चाहिए निगेटिव मार्क्स, जिससे क्या नॉन सीरियस जो पर्सन है वो निकल जाते हैं एग्जाम से। माइक अपना ऑफ रखिए, मुझे अल्टीमेटली फाइनली बंद करना पड़ेगा। माइक ऑफ रखिए। ठीक है। तो 75 मार्क्स है आपका ये ऑफिस प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका देख लेते हैं कि ये आज थोड़ा ये पेन टेप मेरा काम नहीं कर रहा है, बहुत दिन के बाद चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है चलाने में पेन टेप।
देखिए इसमें जो है आपका ऑफिस प्रोसीजर। ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर हुआ। ऑफिस प्रोसीजर में ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन इस बार थोड़ा सा अच्छे से बताया है इसमें। इस तरह से बॉक्स वॉक्स बना के ये तो अच्छे से बताया है। ऑफिस लेआउट इन एनवायरनमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, इंडेक्सिंग, ये आपका मेन मेन जो चैप्टर है ना, उसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है ये सब है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। रूल्स एंड प्रोसीजर। रूल्स एंड प्रोसीजर वही है जिसको आप कहते हैं स्वामी हैंडबुक। तो इसमें से देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो 75 में भी आपका जो बड़ा पार्ट है ना, वो ऑफिस प्रोसीजर है। आप इसको भी यहाँ तक ऑफिस प्रोसीजर ही समझ सकते हैं। हम्म, ये वाला एरिया जो है इसको ऑफिस प्रोसीजर ही समझिए। ये पूरा एक तरह से ऑफिस प्रोसीजर ही है। सिर्फ यहाँ पर जब आते हैं, है ना, रूल्स में वगैरह, सॉरी सॉरी, इसका नहीं, सॉरी, ये जो सीसीएस कंडक्ट रूल है, फिक्सेशन ऑफ पे है, लीव रूल है, टर्मिनल बेनिफिट्स है, ये सब है। लेकिन बाकी जो बहुत बड़ा हिस्सा है ये भी देखिए, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल, ये भी आपको इसी में मतलब ये वाला पार्ट जो है बड़ा है। जो स्वामी हैंडबुक है वो वाला पार्ट कम है। और पिछले कुछ क्वेश्चन को आप एनालिसिस किए होंगे पिछले ईयर के, तो इसमें क्या हो रहा है अब, जो सीसी ये वाले रूल्स और प्रोसीजर के हैं क्वेश्चन थोड़े कम होते जा रहे हैं। इन सब के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, ऑफिस प्रोसीजर वगैरह के। और ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन अधिक है। ये हाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। सो रोल एंड ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ग्रीवांस हैंडलिंग मैकेनिज्म, डेलीगेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से देखने पे लगता है कि जो इसका सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, वास्ट है सिलेबस, तो नो डाउट सिलेबस इसका वास्ट है ही। अगर ओटीएस सब अच्छे से पढ़ना चाहे तो इसका सिलेबस थोड़ा वास्ट है। अब वीडियो आप क्लोज कर सकते हैं, वीडियो आप डिसेबल कर दीजिए, संजय यादव जी आप वीडियो डिसेबल कर दीजिए। सो ठीक है। तो और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा भी तबीयत सही नहीं है। सर्दी और खांसी, कफ एंड कोल्ड जो है बहुत ज्यादा है। तो मेनली हमें ये पढ़ना है, एक्चुअल में ये पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि ये भी पढ़ना है ना। हम शुरुआत करेंगे इससे क्योंकि ये इसका ये थोड़ा क्या है, लेंदी है, लेंदी है, थ्योरेटिकल है ना, प्योर थ्योरेटिकल है ये। समझने का है, याद भी करना है, मेमोराइज भी करना है, इसलिए इन सबको जल्दी खत्म करेंगे। इस बीच में आप क्या करेंगे, इस बीच में आप जो सीसीएस रूल सब है, ये इसको आप स्वामी हैंडबैग जरूर लीजिए, सब रखिए, स्वामी हैंडबुक। जिसके पास नहीं है तो वो न्यू वाला ले लीजिए और इससे पढ़ना शुरू कीजिए। जो जो इसमें चैप्टर दिया हुआ है उस चैप्टर को आप पढ़िए, ठीक है, उस पढ़ते रहिए। बाकी मैं इसे सब पढ़ा दूंगा,
है ना। इसका सब नोट्स है, सब कुछ है, सब पढ़ा दूंगा। हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे, ठीक है। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत करेंगे, फिर ऑफिस प्रोसीजर पढ़ेंगे, तब रिकॉर्ड इंडेक्सिंग वगैरह जो भी हो, पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आज मोटिवेशन स्टार्ट करेंगे। नोट्स देखिए इस तरह रहेगा, ठीक है। ये हिंदी का नोट्स है, और इसका इंग्लिश भी वर्जन रहेगा, वो प्योर इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। और नोट्स को जो पहली बार देख रहे हैं वो इस तरह से मैं बनाया हूँ, ताकि कि प्योर हिंदी ना रहे, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदी अगर गूगल ट्रांसलेट करके नहीं बनाया गया है इसे, ठीक है, तो उस तरह से का हिंदी नहीं है ये। और बिना इंग्लिश के आप नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। हर चीज का हिंदी पॉसिबल नहीं है, हर चीज का हिंदी हाँ पॉसिबल, हाँ हाँ। है ना। इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा करके, जो प्योर हिंदी वाले हैं दोनों को मिक्स करके ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके सर। क्योंकि आप क्वेश्चन देखे होंगे, वो गूगल ट्रांसलेट करके क्वेश्चन भी आजकल गूगल ट्रांसलेट से करके देते हैं वो लोग। तो पॉसिबल नहीं है उसका भी हिंदी थोड़ा सा एकदम समझना, इसलिए इंग्लिश पे फोकस रखिए। कि किसी भी क्वेश्चन को कभी 2 बार जरूर पढ़िएगा, एक बार हिंदी में अगर जो हिंदी वाले हैं, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा, है ना। तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि वो एकदम गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी दे रहा है ना। और उसका हिंदी वो अलग ही लेवल का है। और क्लास का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी ही रहेगा, क्या, क्योंकि हमारे जो सभी लगभग जो मैक्सिमम है वो हिंदी ही है। तो उसके लिए अलग से इंग्लिश के लिए रखना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट आ गया है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें है ये मोटिवेशन। तो देखिए, मोटिवेशन क्या है, कि बिना मोटिवेशन का तो कुछ भी नहीं है। बिना मोटिवेशन का कुछ नहीं है, एक मोटिव है, आपके पास एक मोटिव होता है, और उससे आप मोटिवेटेड होते हैं, है ना। उसी मोटिवेशन के कारण आप यहाँ पर हैं, है ना। कुछ तो मोटिवेशन है ना, उसी के कारण आप यहाँ पर हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट तो नहीं कह सकते हैं कि वेस्ट कर रहे हैं, है ना, यूटिलाइज ही कर रहे हैं, लेकिन आप टाइम दे रहे हैं, तो एक मोटिवेशन है। तो जब हमारे वर्क प्लेस पे हम लोग जब काम करते हैं, तो हमारा भी कोई ना कोई एक मोटिवेशन होता है। देखिए, 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, आप देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे। एक थोड़ा डल रहता है, काम करना है, दैट मीन कि उन्हें अगर कोई काम इंटरेस्ट किया गया है, डिटेल्ड किया गया है, तो वो उतना काम करता है, सिर्फ सिर्फ उतना ही काम करता है ना। एक एम्प्लॉय आप देखे होंगे कि उसे काम अगर कहा गया है तो थोड़ा वो ज्यादा करता है। ज्यादा इस सेंस का मतलब नहीं कि वो पूरा मेहनत करके सिर्फ कर रहा है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाता है, मतलब अपने अपने इंटेलिजेंस को भी यूज करता है, वो स्किल को यूज करता है, साथ में वो सीखना भी चाहता है थोड़ा, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा एक ही चीज, जैसे हमारे जनरली हमारे फैक्ट्रियों में ऐसा काम होता है कि हमेशा ना मोनोटोनस वर्क होता है, मतलब एक ही काम बार बार होता है। एक ही काम आप देखते होंगे कि बार बार करते होंगे। कोई जैसे हमारे
हमारी जो फैक्ट्री है वो व्हीकल फैक्ट्री है, दैट मीन कि यहाँ पर व्हीकल्स बनते हैं, तो असेंबलिंग का काम होता है। मोस्टली सारे काम असेंबली के होते हैं। तो कोई एक एम्प्लॉय, सपोज कीजिए, एक इंजन को असेंबल कर रहा है, तो वो पिछले हो सकता है कि 10 सालों से वही इंजन को ही असेंबल कर रहा है। मतलब मोनोटोनस वर्क करता है, एक ही काम को बार बार करना, जिसमें उसके स्किल का यूज नहीं हो रहा है ना। उससे कभी ये नहीं कहा गया है कि क्या तुम इस इंजन को फिर से डिजाइन कर सकते हो क्या, या कोई और इंजन बना सकते हो क्या, है ना। सिर्फ असेंबल करने के लिए बोला गया है, दैट मीन कि उसके स्किल का यूज नहीं किया गया है ना। तो एक तो ये कारण है कि मैनेजमेंट नहीं करने दे रहा है वैसा उसे, है ना। ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है। दूसरा एक और भी रीजन होता है कि जो एम्प्लॉय है खुद मोटिवेटेड नहीं होते हैं, खुद मोटिवेटेड नहीं होते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। वो खुद और चीजें सीखनी नहीं चाहते हैं, कुछ न्यू नहीं करना चाहते हैं, जो जैसा है वैसे ही। एक कंफर्ट जोन है, हमारे एम्प्लॉय का एक कंफर्ट जोन हो गया है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इवन कि हमारे जो इंटरसेक्शनल ट्रांसफर होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारा इंटरसेक्शनल ट्रांसफर हो। जिस सेक्शन में वो चाहते हैं कि मैं 10 साल 20 साल उसी सेक्शन में रखूं। मेन रीजन क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कमी है ना, मोटिवेशन की कमी है। तो किन किन की जो चीजों से उसे मोटिवेट किया जा सकता है? नो डाउट कि हमारे फैक्ट्री के लिए ये सब चीजें नहीं है ना। मोटिवेशन सब चीजें हमारे फैक्ट्री के लिए है ही नहीं, बाहर के लिए है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ना तो आपको है ही, है ना। इसे, लेकिन हर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, एटलीस्ट हमारे ग्रुप बी ऑफिसर से लेके या जो भी सुपरवाइजरी वर्क कैडर में है, उसे जरूर समझना चाहिए। मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग, सुपरवाइजिंग, ये सब जरूर समझना चाहिए। यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पढ़ना चाहिए। सभी को पढ़ाया जाता है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सभी को पढ़ाया जाता है, ग्रुप ए को भी पढ़ाया जाता है ना। तो ये सब चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। तो हम उसी के अंदर थोड़ा और जानेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मोटिव क्या। मोटिव, मोटिव से ड्राइव किया गया है मोटिवेशन वर्ड को। अब मोटिव का मतलब क्या होता है? आइडिया, नीड, इमोशन। आइडिया, आपके पास पास या आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ नई चीजें आ रही है। नीड, नीड मतलब जरूरत। जब जरूरत होगा तभी तो आपका, है ना, कुछ आइडिया आएगा उसे करने के लिए, है ना। तो वो आपका एक क्या बन गया? मोटिवेशन बन गया। इमोशन, आपकी, आपका जो इमोशन है ना, वो भी धीरे धीरे नीड में फिर आइडिया में डेवलप होता है। तो जो प्रेजेंट वर्ल्ड के कॉम्पिटिटिव बिजनेस में, आज का बिजनेस क्या कॉम्पिटिटिव है, हमारा 7 DPSU बनाया है, ये भी क्या है? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाईली मोटिवेटेड वर्कफोर्स एक वाइटल नीड है। आजकल जो भी इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे उनसे आप पूछिएगा, जो भी बच्चे आपको अगर मिलेंगे इंटरव्यू फेस किए हुए बच्चे, तो उन उनको वो अगर अच्छे से इंटरव्यू समझते हैं तो वो आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में आजकल वो स्किल नहीं देखा जा रहा है। मतलब आपका जो जनरल पढ़ाई लिखाई है ये इतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, रादर देन आपका स्किल और आपका मोटिवेशन। सपोज कीजिए कि आप टीसीएस में जा रहे हैं, है ना। टीसीएस क्या, जाते ही आप वो रॉकेट साइंस थोड़े ना, उसके पास रॉकेट, वो आप बोलेगा कल से रॉकेट बना दो, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। जो उसके पास काम चल रहा है उसी काम को वो करने बोलेगा आपको। उसे भी पता है कि हम वही काम उसे करवाएंगे जो हमारे पास चला आ रहा है। तो किसी भी इम्प्लॉय को हम हायर कर लेंगे, वो वही काम करेगा। लेकिन वो चाहता है कि ऐसा मोटिवेटेड इम्प्लॉय आए मेरे पास कि वही काम तो करे लेकिन उसमें कुछ नया लाए वो, है ना। वो ऐसा मोटिवेटेड हो ताकि कुछ नया करने के लिए वो सोच सके। तो हर जगह क्या है? हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय चाहिए, है ना। और वाइटल नीड है, वाइटल नीड मतलब बहुत ही जरूरी है सबको, मोटिवेटेड वर्कफोर्स चाहिए। अतः किसी भी मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा स्किल है हाउ टू मोटिवेट अदर्स। अदर्स पीपल को मोटिवेट करना एक आर्ट है। इसके लिए पहले से सीखना होता है कि हाउ टू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स बिहेवियर। दैट मीन, देखिए, जो मैनेजर है, जो मैनेज कर रहा होता है एम्प्लॉय को, तो उसके लिए एक टास्क है ना। उसके पास दो तरह के एम्प्लॉय है, एक अनमोटिवेटेड है, एक मोटिवेटेड है। या एक एवरेज टाइप के एम्प्लॉय है जो सिर्फ काम कर रहे हैं। लेकिन उसे ये जानना पड़ेगा कि हाउ टू मोटिवेट, किसे कैसे मोटिवेट करना है। ये मैनेजर्स को जानना जरूरी है। उसके पास ये स्किल होना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, है ना।
आप मोटिवेट कैसे करेंगे? जब उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे। जब उसके बिहेवियर मतलब, उसको मैं एकदम सरल भाषा में अगर समझाऊं तो, हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये अवार्ड क्या बहुत सारे काम करने के लिए हमें दिए जाते हैं क्या? एकदम नहीं दिए जाते, है ना। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा काम कर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर ले रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक मोटिवेशन है। क्योंकि उतने एम्प्लॉय तक वो पहुंच नहीं पा रहा, हायर अथॉरिटी, तो वो क्या क्या कर रहा है, एक अवार्ड के फॉर्म में दे दिया है। इससे एक मोटिवेशन होता है किसी एम्प्लॉय को, जब एक अवार्ड मिलता है वो क्या करता है, अच्छा मैंने, इसका मतलब मैंने अच्छा काम किया तभी मुझे अवार्ड मिला है। दैट मीन इट इज द टूल ऑफ मोटिवेशन। ये एक मोटिवेशन क्या क्या है, एक टूल है, मैनेजमेंट का एक टूल है मोटिवेट करने को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने को। तो जब हमने उसे मोटिवेट किया, सपोज कीजिए हमने किसी एम्प्लॉय को एक अवार्ड दिया, अच्छा सा एक रिस्ट वॉच दे दिया, 10 में से 3 ही समझ लीजिए, नहीं 7, 10 में से 10, हमने 10 वॉचेस दिए एम्प्लॉय को, तो 3 एम्प्लॉय तो जरूर सोच रहा है कि मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे वॉच दिया गया, तो थोड़ा और अच्छा हम करें। अगर हमारे 10 में से 3 एम्प्लॉय भी मोटिवेट हो गया, मतलब उसके बिहेवियर को हमने अब कैसे इन्फ्लुएंस किया, देखिए पहले वो काम करता था जो कर रहा है, लेकिन अब वो मोटिवेशन की वजह से क्या करेगा, थोड़ा अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करेगा। तो मतलब उसका जो बिहेवियर था, इंडिविजुअल बिहेवियर, उसको हमने प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, वो और अच्छा होने लगा आपका। समझ रहे हैं ना? मोटिवेशन, मोटिवेशन कब होता है, जब आप उस इंडिविजुअल के इन्फ्लुएंस को, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो मैनेजर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हाउ टू मोटिवेट अदर्स, कैसे मोटिवेट करना है। और मोटिवेट करना एक आर्ट है, सही बात, एक आर्ट है ये, है ना। ये जो आर्ट है मैनेजर के लिए, इसको किसी बुक में सिर्फ पढ़ा के नहीं बताया जा सकता है। आप देखते होंगे, आपके आसपास ग्रुप ए ही को ले लीजिए, आपके आसपास बहुत सारे ग्रुप ए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप ए होंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। अगर आप कहीं पर मिस्टेक करते हैं तो वो उसे अमेंड करते हैं, बहुत प्यार से अमेंड करते हैं, बहुत प्यार से सुधारते हैं, साथ में गुंजाइश रखते हैं, हमेशा एक प्लेस रखते हैं, रूम रखते हैं, ताकि आप उसमें आगे बढ़ सके, मतलब जगह हमेशा वो देते हैं आपको। लेकिन कुछ ऐसे भी देखते होंगे कि ऑफिसर होते होंगे जो कि हमेशा वो, है ना, स्कॉल्डिंग का काम करते हैं कि जब आपने गलती किया, अरे तुम कैसे काम करते हो, गलती कर दिया तुम, ऐसे ध्यान नहीं रखते हो, उससे क्या होगा, तो डीमोटिवेटेड होता जा रहा है आदमी, है ना। तो इसीलिए पढ़ाया तो उसे भी जाता है मोटिवेशन, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे आदमी में ये आर्ट आ ही जाए, इसलिए ये एक आर्ट है, ये कला है, सब में नहीं आती है, लेकिन सीखना चाहिए इसे। तो मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है हाउ टू मोटिवेट अदर्स, और मोटिवेशन करने के लिए है कि आप उसके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनेजर के द्वारा केवल वेल कन्विंस इंस्ट्रक्शन ऑर्डर जारी करने से यह नहीं समझा जा सकता है कि इसे सबऑर्डिनेट द्वारा फॉलो किया जाएगा। ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाने के लिए मैनेजर द्वारा सबऑर्डिनेट को मोटिवेट किया जाना चाहिए, और इसके लिए मोटिवेशन के अलग अलग टेक्निक को अडॉप्ट किया जा सकता है। कोई मैनेजर है ना, वो उसके नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय काम करते हैं। सबऑर्डिनेट समझते हैं, हायरार्की सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, हमारा सीनियर होता है, और उस जस्ट सीनियर के नीचे जो काम करता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट उसका एग्जैक्ट हिंदी क्या बोलते हैं, नहीं आ रहा है, सबऑर्डिनेट, ठीक है। और हमारा जो आप, अधीनस्थ। क्या क्या, अधीनस्थ। हाँ अधीनस्थ, सॉरी, अधीनस्थ कर्मचारी, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक मैनेजर ने एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया, हो सकता है एक रिटर्न में इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया, है ना। वो इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर भी है, बहुत अच्छा भी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन बहुत बार क्या होते हैं, वेग होते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं इंस्ट्रक्शन। लेकिन अभी क्या है, इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि एकदम बहुत क्लियर उसने लिखा है कि ये काम करना है, ये करना है। तो इससे ऐसा नहीं है कि हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया तो सब उसको फॉलो ही कर लेगा, है ना, ऐसा फॉलो नहीं करेगा वो। तो इसलिए उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाने के लिए फिर मोटिवेट भी करना पड़ेगा, है ना, फिर मोटिवेट भी करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट को, उस काम को फिर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए फिर मोटिवेट करना पड़ेगा। अब तो किस टेक्निक से वो मोटिवेट कर सकता है, उसने इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया, सपोज कीजिए कि
हमारे पास एक ऑर्डर आया कि 10 टैंक बनाने हैं एक साल में, हमारा कैपेसिटी सिर्फ था 6 टैंक बनाने का, सपोज कीजिए, है ना, और 4 टैंक हमें एक्स्ट्रा बनाना है, एट एनी कॉस्ट बनाना है हमें, है ना। तो हमने इंस्ट्रक्शन इशू कर दिया कि ऐसे 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 करना है, तो क्या समझ लिया कि हमने इंस्ट्रक्शन इशू करने से हमारा एक साल में बन जाएगा? ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन उसके लिए हमें मोटिवेट करना पड़ेगा उसे। आप याद कीजिए, कभी न कभी सबके साथ होता है ना। सब ऑर्डिनेट है, सबके हायर ऑफिसर होते हैं। जब आपके वो शोल्डर पे, कंधे पर हाथ रखकर जब वो बताता है कि ये कर लो यार आज, है ना, हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, तो उस दिन आप उसे जरूर काम कर डालते हैं, है ना। तो ये मोटिवेशन का एक तरीका है। और अगर आपसे कोई इस तरह से बात करे कि आज ये काम करना है, अगर आज नहीं किए तो कल लेटर तुम्हें इशू कर दिया जाएगा, है ना, तो डेफिनेटली है कि उस काम को आप उतने घंटे ड्यूटी तो करेंगे लेकिन अच्छे से नहीं करेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि उसने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं किया। तो मोटिवेट करना हमें बहुत जरूरी है। तो क्या क्या टेक्निक हो सकता है मोटिवेट करने के लिए? मोटिवेशन का क्या क्या टेक्निक हो सकता है? तो देखिए, रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, सब ऑर्डिनेट को प्रॉपरली मोटिवेट करने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं अगर हम अपने सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं। तो पहले क्या क्या हो सकते हैं, पहले देख लेते हैं कि वर्कर्स द्वारा वॉलेंटरली ही मैनेजमेंट के साथ कॉपरेशन किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अगर हम एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट करते हैं, तो वो मैनेजमेंट के साथ कॉपरेट करेगा, मैनेजमेंट के साथ काम करेगा मिलकर। और जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, सबका, हर एक फैक्ट्री का भी एक गोल है। गोल क्या है? टारगेट, दैट मीन टारगेट। तो उसको अचीव करने के लिए अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, अगर हम मोटिवेटेड है तो हम चाहेंगे कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दें। मैं अपने काम में मोटिवेटेड हूँ, है ना, मैं अपने काम में कुछ परसेंट तक मोटिवेटेड हूँ, तो मैं किसी और को नहीं पूछता हूँ काम करने के लिए, मैं अपना काम करते रहता हूँ। दैट इज द साइन ऑफ मोटिवेशन, है ना। तो वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करेगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छा होगा। हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन काम करता है? रोबोट तो काम नहीं करते हैं ना, ह्यूमन ही काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स काम करते हैं। तो आपस में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो कभी लोग काम नहीं करेंगे अच्छे से, है ना। क्योंकि एक के बगल में दूसरा काम कर रहा है, अगर दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, फ्रैक्शन है, तो क्या काम करेगा? दिमाग में तो कुछ और चलता रहेगा, है ना। एक टीम जब होता है तो टीम, जैसे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, उसका क्या गोल है? क्रिकेट टीम का गोल क्या है? कि हमें जीतना है ना। उसका भी है, उसका भी काम है, हमें जीतना ही है। तो चूंकि गोल एक है, सिंगल गोल काम के, सिंगल गोल के लिए, सिंगल टारगेट के लिए 11 प्लेयर मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो सबका जो काम है ना, वो उसी की तरफ जाता है, एक ही तरफ जा रहा है ना। सबका काम इसी गोल की तरफ आ रहा है, इसी टारगेट की तरफ आ रहा है। तो सब मिलकर काम करेगा, कंट्रीब्यूशन भी अपना मैक्सिमम देगा। लेकिन तब सब में क्या होता है, सारे ये जो प्लेयर हैं सब में एक रिलेशनशिप होता है, कॉर्डियल रिलेशनशिप, अच्छा व्यवहार बनता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन हो, समझ लीजिए ये 11 प्लेयर खेल रहे हैं और 11 प्लेयर में आपस में ही रिलेशनशिप अच्छा ना हो, तो क्या ये जीत पाएगा? कभी नहीं जीत पाएगा। आपने देखा होगा चक दे इंडिया, मूवी देखी होगी ना, तो चक दे इंडिया में आपने देखा होगा कि क्या हुआ था। जब तक फ्रैक्शन था टीम में, जब तक टीम में फ्रैक्शन था, वो टीम जीत नहीं पा रही थी। लेकिन जिस दिन सारे फ्रैक्शन खत्म होके एक टारगेट रखा जीतने का, अपने जो पर्सनल थे, जो कन्फेंट्रेशन थे, उसको अलग रखा,
तब वो टीम जीत गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपस में जो रिलेशनशिप है वो कॉर्डियल होगा मोटिवेशन से। कंप्लेन एंड ग्रीवांस की संख्या घटेगी। जब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा मोटिवेशन के कारण, तो जाहिर सी बात है कि कंप्लेन, आपकी जो शिकायतें हैं वो कम होगी, है ना, वो घटती जाएंगी। और अगर एक सेक्शन में आपस में लोगों में नहीं बन रहा है, तो उस सेक्शन में कंप्लेन और ग्रीवांस देखिए उसकी संख्या ही है। हर दिन कंप्लेन है, हर दिन लेटर है ना, हर दिन कंप्लेन हर दिन लेटर, ऐसा ही होता है। प्रोडक्शन में क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट हुआ, ये इंक्रीजमेंट है, इन सी लिखा दिया है, इन सी और ये, ठीक है, इंक्रीजमेंट होगा। जब सब मिलकर एक ही टारगेट की तरफ बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है ना, ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन में क्वालिटी में भी, मतलब गुणवत्ता में, और क्वांटिटी संख्या दोनों में बढ़ोतरी हुई, है ना। ऐसे फैक्टर जो मोटिवेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके लिए कोई यूनिवर्सल थियरी नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई थ्योरी शॉर्टकट कोई थियरी नहीं है ना, कि कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। एकदम शॉर्टकट थ्योरी नहीं है कोई। यूनिवर्सल थ्योरी का मतलब ये होता है कि कोई ना फिक्स्ड रूल नहीं है ना, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आपको मैंने जैसे बताया था कि सारे ग्रुप ए को मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है ना, लेकिन उस और कैसे बिहेव करना है एम्प्लॉय के साथ वो पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे अभी इसी में पढ़ के कि कैसे बिहेव किया जाता है, सबऑर्डिनेट के साथ कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही आपके ऑफिसर हैं जो कि इस चीज को, मैनेजमेंट को अपना पाते हैं। इसका मतलब यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, कोई फिक्स थ्योरी नहीं है सबको इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है, जनरली, सामान्यतः अलग अलग समय पर, प्लेस पर, जनरली अलग समय पर मोटिव भी अलग अलग होता है। देखिए, अब जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है और कोई प्लांट के अंदर काम कर रहा है, तो दोनों जगह मोटिवेशन अलग अलग होता है ना। सपोज कीजिए कि ऑफिस में जब काम कोई कर रहा होता है तो उसे मोटिवेट, थोड़ा सा और काम कर लो, तो यूं ही काम कर लो नहीं होता है। वहां जैसे अगर कोई उसे नोटिंग बनाना है, सपोज कीजिए एक नोटिंग बनाना है, एक ड्राफ्टिंग करना है, तो उसके लिए फिर उसका स्किल लगता है, उसका दिमाग लगेगा, सब कुछ लगेगा, है ना। ये एकदम ऐसा काम नहीं है कि 5 मिनट थोड़ा ज्यादा कर लो तो हो जाएगा, इस टाइप का नहीं होता है ना। तो यहाँ पर फिर अलग लेवल का मोटिवेशन चाहिए, है ना, यहाँ पर अलग लेवल का मोटिवेशन चाहिए। सपोज कीजिए कि एक नोटिंग बना, मैंने एक नोटिंग बनाया, ये 2-3 पेज का बना लिया। अब हर एक ऑफिसर के लिए ऊपर के चैनल तक ये पॉसिबल नहीं होता है कि ये तीनों पेज में एक एक वर्ड पढ़े वो, है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। मैं ही बनाता हूँ, मैं एक मिनट्स बनाता हूँ, ब्रीफ बनाता हूँ, मीटिंग कराता हूँ, उसका 4-5 पेज का एक मिनट्स बनाता हूँ, तो उसमें हजारों वर्ड है। अगर मैं गलत करना शुरू कर दूं, है ना, तो कोई भी इस गलती को सो पकड़ नहीं पाएगा। तो मुझे ये खुद से ये मोटिवेशन होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा कि मैं गलती ना करूं, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली ये फिर इस पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नुकसान है ना। तो ये हुआ ऑफिशियल में। अब जैसे देखें प्लांट के अंदर में, प्लांट के अंदर में सपोज कीजिए एक असेंबली है, असेंबली अगले 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन उसका टाइमिंग हो रहा है 5 बजे, उसका जाने का टाइम है, तो वो असेंबली बंद कर देगा। लेकिन आपका ऑफिसर आएगा, बोलेगा कि सुनो भाई, आज थोड़ा सा 5 मिनट काम कर लो, एक असेंबली कर दो, है ना, 5 मिनट ही काम करके से पूरा कर दो, क्योंकि कल हमें ये से डिस्पैच करना है। तो अगर आप दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है और आप मोटिवेटेड है, तो आप वो काम कर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अलग अलग प्लेस पर अलग अलग मोटिवेशन की जरूरत होती है। बहुत से, अब मोटिवेशन जो चीजें हैं ये, जो एक बड़ी चीजें हैं, मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट एमबीए वाले को पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन हम चार्ज में भी पढ़ेंगे इसे। तो एमबीए चूंकि उसे बहुत बड़े रूप में पढ़ाया जाता है, हमें बहुत छोटे रूप में पढ़ना है इसे, है ना।
उसके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मैनेजमेंट, हमारे लिए छोटा है। तो बहुत सारे ऑथर हुए जो कि मैनेजमेंट पे उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, जैसे मैकग्रल, मैस्लो, मैस्लो का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट एंड ब्रूम, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन इन सब के, इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, इन सब को अगर जिस्ट निकाला जाए तो यही जिस्ट है। इन सब ने कहा कि मोटिवेशन को डिफाइन करना डिफिकल्ट है, इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, और इसलिए इसको डिफाइन करना मुश्किल है। डिफिनेशन उसी का होता है जो एक डिफिनिट चीज होती है, जो एक डेफिनेट चीज होता है उसी का डिफिनेशन हो सकता है, इनडेफिनेट का डेफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, इसीलिए इसे डिफाइन करना भी डिफिकल्ट है। डिफाइन तो सबने किया है, सबने अपने अपने तरीके से इसे लिखा है कि कैसे ये होता है, लेकिन देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मैस्लोस नीड हायरार्की मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ एक चीज देख लेते हैं। अच्छा, दिख रहा है स्क्रीन पे ये? Yes, sir. देखिए, मैस्लो मैस्लो का दिख ये रहा है sir। मैस्लो की ये हायरार्की थ्योरी है। उन्होंने एक मॉडल दिया था, ये मॉडल बनाया था उन्होंने 1943 में मॉडल दिया था। बताइए, 1943 में मॉडल दिया था, आज भी रिलेवेंट है। रिलेवेंट क्या, आज से 50 साल भी रिलेवेंट रहेगा ये। 50 साल नहीं मुझे तो लग रहा है कि हजारों साल तक रिलेवेंट रहेगा, और हजारों साल पहले भी रिलेवेंट है। विजय कुमार जी, बंद कर लीजिए अपना कैमरा, ऑफ कर लीजिए। देखिए, एक निवेदन सभी से है ना, हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियो वगैरह देख तो नहीं रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप जब वीडियो आप अपना ऑन करते हैं, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि वीडियो ऑफ रखिएगा, ताकि एक अच्छे हम लोग, यानी अच्छे मैनर में रहे। अब कोई सो के देख रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता ना, कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सो के देख रहा है, दैट इज नॉट गुड, है ना। इसलिए अगर आप वैसे कंडीशन में हैं, तो अपना वीडियो ऑफ रखिए, वीडियो आप मुझे ही देखिए, काफी है ना। अब कोई सो के पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे करके पढ़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, जब आप सो के पढ़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप कितना इस पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ये इतना समझ लीजिए भाई साहब कि ये इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। अगर आप के पास टाइम है, जब आप इसमें अगर पढ़ाई में टाइम दे सकते हैं, तो रोज लगभग 2 घंटे आप इसमें दे सकते हैं पढ़ाई में, तभी पढ़िएगा भाई साहब, है ना। नहीं तो मत पढ़िएगा, क्योंकि अपना क्यों आप टाइम बर्बाद करेंगे, टाइम पैसे सब बर्बाद करेंगे, है ना, अपना बर्बाद करेंगे, सही बात है। आप 1 घंटे यहाँ पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे आप फैमिली को भी बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। ऑलमोस्ट हम लोग सभी मैरिड ही हैं, तो टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये मेहनत ढूंढता है, खोजता है ये पढ़ाई, आपको मेहनत, ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसका सिलेबस वास्ट है।
अच्छे से पढ़ना है। और वो अब जमाना चला गया है ना कि क्वेश्चन पढ़ के हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ने से 2% भी आप नहीं बना पाए, है ना। वो जमाना चला गया। पहले क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ लेते थे, क्वेश्चन पढ़ लेते थे, फिर जाके उसी में से 50% आता था। तो वो सब नहीं होने वाला है। ठीक है। तो जो कमिटेड है, मोटिवेटेड है, इसीलिए मैं मोटिवेशन पहले पढ़ाता हूँ, है ना, कि अगर आप मोटिवेटेड हैं तभी ये कर पाएंगे। तो आप अगर मोटिवेटेड हैं तभी पढ़िए। तो उसके साथ थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिएगा, है ना। अब मैं बार बार सबका वीडियो ऑफ करूंगा, ऑन करूंगा, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। यस, यस। वेट बेटा, ओनली 5 मिनट्स, आई एम कमिंग, ओके। देखिए इसने क्या दिया। इसने जो थियरी दिया, आप जब इसे पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप अपने सभी अपने लाइफ से इसे रिलेट करेंगे। इसने कहा कि फिजियोलॉजी सबसे पहला उन्होंने बताया, नीड को उन्होंने बोला कि आप कब मोटिवेट होते हैं। आप तभी मोटिवेटेड होते हैं जब आपको नीड होता है, जब आवश्यकता होती है ना। तो उसने नीड को ही 4 तरह से कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट में उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल में सबसे नीचे रखा फिजियोलॉजिकल, शारीरिक, फिजियोलॉजिकल नीड शारीरिक आवश्यकता। उसने ट्रायंगल में रखा, इसे सबसे नीचे क्यों रखा, इस फिजियोलॉजिकल को ऊपर पे क्यों नहीं रखा। नहीं नहीं, इसलिए ऊपर उन्होंने नहीं रखा क्योंकि उसने कहा कि ट्रायंगल में सबसे बड़ा स्पेस किसका है, इस सबसे नीचे वाले का स्पेस है। इसका मतलब जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो सबसे बड़ा नीड है आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, सबके लाइफ में फिजियोलॉजिकल नीड सबसे बड़ा नीड है। सबसे पहला हमारा नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, फूड, वाटर, पानी, शेल्टर, घर, छत, एयर, वार्म, हवा, जो भी है। तो सबसे पहले कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। हमारा नीड क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले हम लोग इसी को पूरा करते हैं, इसी को पूरा करने के लिए काम करते हैं, है ना। सपोज हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो हम हर वो काम करेंगे जिससे सबसे पहले हमें फूड मिल जाए, है ना, सबसे पहले खाना मिल जाए। हर वो काम करेंगे जिससे पहले हमें फूड खाना मिल जाए और रहने को छत मिल जाए। सबसे पहला काम हम वही करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। इसी के कारण लोग चोरी भी करते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं, है ना। कुछ गलत काम जो करते हैं वो नीडी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि पता नहीं होते। कुछ लोग भैया नीडी। लगे वीडियो बना बना भैया लगे वीडियो बना भैया लगे अरे भाई भैया बना साहब, भैया की क्यों। बना भैया लगे ठीक है। ट्रेन में बैठते हैं वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला नीड क्या हमें होता है, रोटी कपड़ा और मकान। इसलिए इन्होंने इसको कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं। तो आप और हम कोई भी काम तभी करेंगे जब हमें नीड पहला हो, फिजियोलॉजिकल नीड। सपोज कि ये नीड हमारा पूरा हो गया, हमने जो काम किया उससे हमारे हमारे इतने पैसे मिले कि हमने फूड वाटर शेल्टर ये सब हमारा पूरा हो गया। सपोज कीजिए हम आप एक छोटी सी नौकरी प्राप्त कर लिए, तो हमारा फूड वाटर शेल्टर तो समस्या का समाधान हो गया, है ना, जो कि जीवन का सबसे बड़ा समस्या है। तब आप क्या चाहेंगे, थोड़े दिनों के बाद आप चाहेंगे क्या, जॉब तो मिला लेकिन अब जॉब में क्या है ना, सेफ्टी भी आ जाए हमें। ठीक है, जॉब स्थिर रहे, परमानेंट रहे हमारा, है ना, इंश्योरेंस रहे, है ना, मतलब इंश्योर्ड रहे, मतलब सिक्योरिटी। अब आप चाहेंगे पहला, आप जब शारीरिक आवश्यकता आपकी पूरी हो गई तब आप चाहते हैं सुरक्षा। तब क्या चाहते हैं, सुरक्षा, है ना। तब जब आपका पहला नीड पूरा हुआ, जो सबसे बड़ा नीड था वो पहला पूरा हुआ, तब आप इस सेकंड नीड में आते हैं, है ना। सपोज कीजिए ये सेकंड नीड भी आपका पूरा हो गया, आपका जॉब परमानेंट हो गया, है ना,
आप जहाँ रहते हैं सब कुछ सेफ्टी है, सब कुछ सही है, इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है। तब आप चाहते हैं क्या, सपोज हम लोग का जॉब फिलहाल इतने, हम हम लोग अपने जॉब में इतने तो अर्न कर ही लेते हैं कि हमारा जो बेसिक नीड है वन ये पूरा हो जा रहा है, सेकेंड नीड ये भी पूरा हो जा रहा है ना, हमारा जॉब परमानेंट है, सब कुछ है, ये भी पूरा हो जा रहा है। तब हम फिर बढ़ते हैं थर्ड नीड की तरफ। अब चाहते हैं हमारा सोशल नीड, हमारा समाज में थोड़ा सा, है ना, समाज में हम दिखे हैं, ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, तब ये भी देखते हैं, है ना। बिलोंगिंग्स, लव, फैमिली, तो वो देखते हैं फैमिली में हम थोड़ा पहचान भी बने, है ना, सबके अंदर में है ना, कोई नहीं कह सकते कि हमारे अंदर में नहीं है कि फैमिली मुझे पहचाने, सबके अंदर में है कि फैमिली हमें पहचाने, हमें स्नेह मिले, लव मिले, हमें आसपास के लोगों से, समाज में मिले, है ना, क्योंकि हम अच्छे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि अब, अरे पहले साइकिल था तो बाइक आ जाए, बाइक बाइक आ जाए तो फिर कार आ जाए, थोड़ा आप सोशल, है ना, समाज में दिखाना चाहते हैं। कब, जब ये दोनों पूरा हो जा रहा है तब, है ना। अगर यही पूरा नहीं होगा तो आप यहाँ तक तो सोच ही नहीं पाएंगे। एक गरीब मजदूर बेचारा जो दिहाड़ी मजदूर है आज भी जो काम करता है डेली वेज, वो क्या यहाँ तक पहुंच पा रहा है, क्या वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो यहीं तक सिमट कर रह जा रहा है, ठीक है। तो नीड में बता रहा हूँ, फर्स्ट नीड आपका ये हुआ, उसने बताया। सेकेंड नीड है मोटिवेशन का तरीका है, नीड क्यों है, मोटिवेशन है। इसी आगे रिलेट करेंगे, देखेंगे। ये पहला आपके पास नहीं था तो फूड वाटर सेंटर नहीं था, तो ये नीड आपको मोटिवेट किया काम करने के लिए, ठीक, ये पूरा हो गया। सेकेंड वाला नीड आपको भी मोटिवेट किया काम करने के लिए कि और काम करने के लिए, भाई हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा और काम करें, थोड़ा अर्न करें, है ना। अब आपको बिलोंगिंग, सामान वगैरह ये सब लेने हैं, कुछ समाज में चाहिए तो पैसे तो चाहिए अर्न, तो ये मोटिवेशन आपको मोटिवेट करेगा थोड़ा और अर्न करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। तब फिर नेक्स्ट, जब ये पूरा हो जा रहा है, आपको थोड़ा समाज में इज्जत मिल रहा है, सभी आपको जानते हैं जानते हैं, तब चाहते हैं थोड़ा ना आपकी और मुझे मिले, है ना। हम लोग कभी में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, चाहते हैं थोड़ा और समाज में मिले, है ना। हमारे पास मारुति वैगन आ रहा है तो सोच रहे हैं कि थार ही हो जाए, है ना, सोच रहे हैं थोड़ा और बड़ी ही हो जाए, BMW ही हो जाए। तो आपका नीड बढ़ रहा है, तो उस नीड के अनुसार फिर आप मोटिवेट हो रहे हैं काम करने के लिए, है ना, काम करने के लिए मोटिवेट भी हो रहे हैं। तब ये स्टीम नीड आता है। स्टीम नीड, सेल्फ वर्थ, अकम्प्लिशमेंट। यहाँ पर क्या है, आप अपने इच्छाओं के लिए काम करते हैं, अपने सेल्फ के लिए काम करते हैं, कुछ पूरा काम करने के लिए करते हैं। और स्टीम इस तरह से है, समाज में बहुत ही इज्जत पाने के लिए करते हैं आप, है ना, एक अलग दिखाना चाहते हैं आप अपने समाज में। अब यहाँ तक तो आपको मिल रहा था, है ना, सोशल में, समाज में आपको मिला, फैमिली में लव मिला, समाज में ये था लिए, लेकिन अब चाह रहे हैं कि समाज में हम एक अलग ही पहचान होते हैं, समाज में बहुत तरह के आदमी होते हैं, सबको पहचान मिलता है, लेकिन कुछ आदमी जो रहते हैं, सपोज कीजिए आपके एक मोहल्ले में वार्ड पार्षद है ना, रिस्पेक्टेड पर्सन बहुत सारे हैं, बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक जो पार्षद होता है, वार्ड कमिश्नर होता है, वो एक अलग ही पहचान रखता है वो, है ना, वो एक अलग पहचान रखता है। तो वो क्या होगा, सोसाइटी में एक पहचान वो अलग तरह का हो गया। तब यहाँ पर आप सेल्फ, जाइए करिए। सीख लो, ओके, डू एनीथिंग, ओके, गो, गो। इज इट ओके, सिट, ठीक है। तो इस नीट की वजह से काम, सपोज किसी को उसको इलेक्शन पार्षद पर अगर लड़ना है, क्यों लड़ता है कि उस समाज में एक थोड़ा ज्यादा अलग टाइप का पहचान मिले, तब और खाना और दाल है और बस तो उसके अनुसार फिर वो मोटिवेट होकर काम करेगा। ये जो थर्ड, सॉरी फोर्थ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लीड। आप देखिए आपके पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला मकान, कहते हैं ना, सब कुछ है, पैसे हैं, बहुत है, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है।
तो जैसे लोग हैं, सब कुछ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तब वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है। देखते हैं करोड़ों करोड़ छोड़ के लोग खेतों में भी काम करते हैं, ऐसे भी होते हैं, फार्म हाउस बना लिया है, जाके खेतों में मेहनत कर रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। सब कुछ होते हुए भी तब वो अपने सिर्फ सेल्फ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करने लगा, सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है। वो तभी कर सकता है जब वो तभी कर सकता है जब ये सब उसका जो नीड है वो सब पूरा हो चुका होता है ना। आज क्या, जैसे ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन में देखिए, ओल्ड पेंशन वाले कहाँ पर है, फोर्थ पे है। ओल्ड पेंशन वाले फोर्थ पर है, न्यू पेंशन वाले कहाँ पर है। न्यू पेंशन वाले मुझे लग रहा है कि ये, आई थिंक इसी पे होंगे। 1 पे भी नहीं है एनपीएस वाले। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा, ओल्ड पेंशन वाले ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हैं, उनको पता है हमें पेंशन इतना मिलना है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब फिर वो अलग काम कर रहे हैं आजकल। क्या काम कर रहे हैं, वो दिन भर मैसेज में लगे हुए हैं, है ना। इसको फेक मैसेज बढ़ा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं दिन भर। लेकिन एनपीएस वाले बेचारे, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबका समर्थन कर रहे हैं, जहाँ एनपीएस हो रहा है वहां जा रहे हैं, क्योंकि उसका नीड है ना। इसलिए वो मोटिवेटेड हो रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन उसके पास नीड ही नहीं है ना, वो नीड उसका पूरा हो चुका है ओपीएस वाले में, इसलिए वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे है। ठीक है। तो चलिए इसको कल पढ़ेंगे, कल तो नहीं, कल परसों से मैं देखता हूँ रेगुलर क्लास ओटीएस वाले का। ठीक है, कल स्टोर वाले का क्लास नहीं है, ठीक है? परसों से फिर रेगुलर देखता हूँ। हाँ चलिए। ठीक है, तो आज क्लास हम खत्म करते हैं, फिर मैं जो भी होगा ग्रुप में बता दूंगा। आपके पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो बताइए, माइक ऑन कर लीजिए, पूछ सकते हैं। यहाँ क्या है पापा? यहाँ यहाँ क्या है? Then, इसका डेमो क्लास में ऑल सब्जेक्ट होगा, जैसे जीके वगैरह। हाँ हाँ, अच्छा जीके नहीं बताया मैंने ना, अच्छा जीके तो होगा ही, जीके होगा। डेमो से एक सेकंड, एक सेकंड, मैं जीके थोड़ा बता दो। जीके में तीनों ये चेक, मैं बता, मैं आपको बोला ना क्वेश्चन। पढ़ाई करो आप। ये देखिए जीके का सिलेबस है ये। हाँ, तो जो न्यू के अनुसार है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ इंडिया तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। जो आप सिंपल से अगर नहीं है, लुसेंट का बुक ले लीजिए, लुसेंट का बुक आता है ना, और उसे पढ़ना पड़ेगा आपको। जीके को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीके में मैं बात नहीं किया, करना चाहिए था मुझे। जीके बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है ना। जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके को लोग क्या थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। और मेरा खाना। जीके में आपको एक, प्लीज थोड़ा देर के लिए म्यूट कर दीजिए। जीके आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स से बहुत जो है डिफरेंस ला देगा।
ठीक है, क्योंकि जीके में सबका नॉलेज अलग अलग होता है। आप जो पढ़ रहे हैं कोई और भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है ना, नो डाउट सब पढ़ रहा है। लेकिन जीके है ना, अपने अपने माइंड के बेस पर भी होता है, और आप कितना मेहनत किए हैं उसके बेस पर भी होता है ना। तो जीके बहुत फर्क लाएगा, बहुत डिफरेंस लाता है, इसलिए जीके आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ल्यूसेंट का बुक ले लीजिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे पढ़िए और पढ़ते रहिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एकदम शुरू कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए। पहले इसको छोड़िए, पहले इसको पढ़ना शुरू करिए। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट है, ये मैं पढ़ा दूंगा। कंपनसेशन एक्ट है, मैं पढ़ा दूंगा। ये पढ़ा दूंगा, ये एक्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये एक्ट वगैरह सब मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसका नोट्स भी है, सब कुछ है। अब देखिए बसता है, रुकिए नीचे देखते हैं। इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये भी पढ़ाना असंभव है। इसके लिए भी आपको कोई बुक लेकर पढ़ना पड़ेगा। आपका जो लुसेंट बुक लेंगे उसी लुसेंट में इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल भी है, तो उसे चैप्टर फाइंड करके पढ़ लीजिएगा, काफी है। उतना पढ़ लीजिएगा तो सफिशियंट है। सफिशियंट क्या, मोर देन एनफ है ना। एनर्जी कंजर्वेशन उसी बुक में है, उसी बुक से एनर्जी कंजर्वेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। करेंट अफेयर्स अभी मत पढ़िएगा, मेरे अनुसार करेंट अफेयर्स अभी ना पढ़े, है ना। ये सब चीजों को पढ़े जब एग्जाम ये हो जाए कि होना है ना, एग्जाम होना है, कब होना है, तब। मैंने कहा ना आपको, जब एग्जाम पता चल जाए कि होना है, तब फिर एक साल का हमें बैक ईयर का पढ़ना है, तब पढ़िएगा। क्योंकि अगर एग्जाम एग्जैक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो फिर इररिलेवेंट हो जाएगा वो पढ़ाई। ठीक है, इसलिए करंट अभी नहीं पढ़िएगा, ये सबको पढ़िए। बचा फोर लेबर कोड, ये सिक्स है ना। एक्चुअल में 29 एक्ट थे, उस 29 एक्ट को बना दिया गया है, फोर लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें फैक्ट्री एक्ट, एम्प्लॉय एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सारे एक्ट तो इसी में है, फोर लेबर कोड में। फिर इसे अलग से क्यों लिखा मुझे नहीं पता ना। फैक्ट ये सब कैसे बनाता है सिलेबस, जबकि ये सारे तो इसी में आ गए हैं, है ना, इस लेबर कोड में आ गया, तो ये अलग से क्यों बनाया इसने। इसको लिखना ही नहीं था, फोर लेबर कोड लिख के सिर्फ छोड़ देता। तो ये 29 एक्ट को इसमें लाया गया, तो 29 एक्ट को पढ़ना इम्पॉसिबल। हम लोग 2 साल तक पढ़ते रह जाएंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे ना। इसको नहीं मिलता ये ना? इस 29 एक्ट को हम अगर 2 साल पढ़ते भी रह जाएंगे तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, तो इम्पॉसिबल है। तो हम लोग इस लेबर, जो फोर लेबर कोड है, उसमें कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, कैसे बना, कब बना, कौन कौन से इसमें कोड आते हैं। बाकी उसके अंदर में जो ये है, ये एक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जीके रहेगा, जीके को ध्यान दीजिए। और जीके जो अगर पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर दीजिए एकदम। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इवन कि इससे क्वेश्चन आपके ओटीएस में भी आएंगे कभी कभी। आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ के क्वेश्चन ओटीएस में भी आए हैं, है ना, क्योंकि ओटीएस में भी क्वेश्चन ऑफ इंडिया रहता है। ठीक है। सर ओटीएस में कहाँ पे आएगा सर? मतलब कौन सा, वो दो डिवाइडेड था ना सर? वो आपके इस पार्ट में आ पार्ट वन और जाएगा, पार्ट टू? रूल्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में आ जाएगा, ये दिया है, क्वेश्चन आते हैं इससे। ओके, हाँ हाँ हाँ, बराबर। सर और फैक्ट्री एक्ट भी आ जाएगा ना सर कुछ उसमें? फैक्ट्री देने का तो उसका कहीं से भी वो दे सकता है, ये ये खोलने देने का ना। तो कहीं से हो सकता सर है। लेकिन आपको तो जीके के ग्रुप लिए पढ़ना ही है ना, उसे जीके के लिए तो पढ़ना ही है ना? वो कहीं से भी आए, उससे हाँ कोई मतलब नहीं हाँ, वो तो है सर। है। सर ये नोट आप ग्रुप में दे देंगे तो? हाँ, इसका इसका टेलीग्राम पे ग्रुप रहेगा, इसका जो बैच होगा, बैच का टेलीग्राम हम्म। ग्रुप रहेगा, उसी पे वीडियो भी रहेगा। ठीक है, और उसी पे ये भी रहेगा, है ना। ठीक तो ठीक। सर डेमो का चार्ज फिर कितना लगेगा सर? अलग हो लगेगा क्या, कि पहले सब पहले पेड था उसका? क्या क्या। अभी जो डेमो क्लास आप दे रहे हैं इसका चार्जेबल जो है, पहले जो चार्ज दिए वो खत्म हो गया है, फिर न्यू चार्ज लगेगा?
इसके बारे में नहीं जान सकता। वो मुझे बता दीजिएगा, वो आप मुझे कॉल कीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना? ठीक है, तो ठीक है सर। करें क्लास को वाइंड अप। ठीक, ओके, गुड नाइट। थैंक यू। गुड ओके नाइट सर, सर। गुड। गुड नाइट। थैंक से गुड नाइट। से गुड नाइट टू ऑल।